वीडियो शुरू करते हैं इन लाइनों से कि वक्त के साथ वो सारे समंदर नाप लिए जाएंगे जिनको अपनी गहराइयों का गुमान है। तो स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से चैनल पे। एंड मेरा नाम है अमन सिंह। एंड अक्सर मेरे में कमेंट आते हैं कि भैया हम 10th में हैं, 12th में हैं, 9th में हैं, 6th में हैं, 7th में हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें और मैंने कैसे किया था। मुझे लगा कि जो मैंने अभी तक में सीखा है वो तुमको सीखना चाहिए, जिसमें मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी कोचिंग की सहारा लेने की जरूरत है। मैंने आज तक कोई भी कोचिंग नहीं की। हाँ, मोबाइल का डाटा यूज करके 5-6 साल तक मेहनत की है, तब थोड़ा सा नॉलेज इतना इकट्ठा कर पाया हूं कि उन लोगों से बेटर हूं जो तैयारी करते हैं कोचिंग के थ्रू। इसलिए मुझे लगा एक वीडियो शेयर करके अपना पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहिए। एंड जो आपका डाउट है कि आप 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, 6th में हो, 8th में हो, जिस क्लास में भी हो, आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे किसी भी कोचिंग विदाउट कोचिंग के आप सिलेक्शन भी पा सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में रहता है कि भैया हमारे पास दिल्ली जाने का पैसा नहीं, हम कोचिंग करना चाहते हैं उसके लिए पैसा नहीं है, तो क्या हम नहीं बन पाएंगे? तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग जो सिलेक्ट होते हैं वो विदाउट कोचिंग वाले ही रहते हैं, वो अलग बात है, प्रमोशन में आ जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बेसिक बात कर लेते हैं तो यूपीएससी में एक इंट्रोडक्शन दे रहा है। देखो, सबसे पहले अगर बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करें तो यूपीएससी के 3 फेजेस होते हैं जो आपको पता है। सबसे पहला हमारा, जैसे अगर हमने यूपीएससी लिखा, यूपीएससी मतलब होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अगर हम इसके फेजेस की बात करें तो इसमें 3 इसके फेज होते हैं या 3 चरण होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा प्रीलिम्स होता है, दूसरा होता है आपका मेंस, एंड उसके बाद आ जाता है इंटरव्यू। ठीक है, इंटरव्यू। अब सबसे ज्यादा बच्चों का डाउट ये रहता है कि कितने फेज होते हैं, तो 3 फेज में एग्जाम होता है। प्री की बात करें तो प्री में हमारे 2 पेपर होते हैं। एक होता है हमारा जीएस फर्स्ट पेपर, ठीक है, जो कि होता है आपका 2 आवर का। कितने आवर का? 2 आवर का होता है। ये जीएस का फर्स्ट पेपर 2 आवर का होता है। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे और इसी में आप सिलेबस का अगर बोलोगे तो मैं डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसमें सिर्फ ऐसा बना रहा है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो, तो एक बेसिक आपको बता दे रहा रफली कि कितने फेज होते हैं और कैसा होता है। तो जीएस प्रीलिम्स में हमारे 2 पेपर होते हैं। एक होता है हमारा जीएस का प्रीलिम्स में, एक होता है हमारा सीसैट का, उसी दिन होता है सीसैट को। जीएस में अगर देखोगे तो 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सीसैट में आपको टोटल 80 क्वेश्चन मिलते हैं। 80 क्वेश्चन आपको सीसैट मिलते हैं, लेकिन जो टोटल ऑब्टेन दोनों को रहता है वो 200 का रहता है। आपका जीएस का पहला पेपर भी 200 मार्क्स का होगा और सीसैट भी आपका कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का होगा। लेकिन एक जीएस के पहले पेपर में आपको 100 क्वेश्चन, सीसैट में आपको 80 क्वेश्चन। ये सिर्फ पासिंग मार्क्स रहता है, इसमें आपको कोई बहुत स्कोर नहीं करना है। इसमें आपका 33% नंबर आ रहा है, उतना इनफ है। इट मींस 33%, तो 67 नंबर अगर आपका आ गया तो आप क्वालिफाई हो। उसके बाद आपकी कॉपी चेक होगी। अगर इसमें पास नहीं होते तो ये कॉपी नहीं चेक होती है। और शायद मेरा लग रहा है इस बार यही डाउन हुआ है सीसैट, क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंट पे आ गया था। तो सीसैट भी जरूरी है प्रिपेयर करना। ये होता है हमारा प्री का फेज। अगर देखो, अब मेंस में देखेंगे तो मेंस में केवल जितनी पोस्ट है उसका 10 टाइम्स, मगर अगर 1000 पोस्ट है टोटल, तो आपका 12000 बच्चों को मेंस लिखने के लिए बुलाया जाता है और फिर उसके बाद 1/3 पोस्ट का 3 टाइम्स आपका इंटरव्यू देने के लिए बुलाया जाता है। तो मेंस जो बच्चा प्री क्वालिफाई कर लेता है वो आता है मेंस में। अब मेंस में कितने पेपर होते हैं तो देखो, मेंस में, ठीक है, जीएस के 4 पेपर होते हैं, फर्स्ट, फोर्थ। जीएस के 4 पेपर होते हैं। अब अगर इसमें सिलेबस की बात कर लें तो भी बाद में बात कर लेंगे। पहला, अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो बता देना। अब 4 पेपर जीएस के हो गए। उसके बाद आपका एक पेपर होता है एसे का, एक पेपर आपका होता है एसे का। 4 पेपर होते हैं जीएस के। इसके साथ आपके ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल आप कोई भी सब्जेक्ट जो आप रख सकते हो जिसमें से आपका ग्रेजुएशन हुआ है, आपका ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। सेम रिटेन होते हैं जीएस के 4 पेपर, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन आपको मिलते हैं और ईच सारे पेपर में आपको 21 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 क्वेश्चन। ठीक है,
इसमें कोई डाउट नहीं रहता है। सारे पेपर में आपको 20 क्वेश्चन मिलते हैं और एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का, 10 मार्क्स का ऐसे कैरी करता है। और ये लिखने का इनका लिमिट रहता है 300 वर्ड्स में एक क्वेश्चन को लिखने रहता है, इसीलिए मेंस की स्पीड बहुत अच्छी होती है, वही लोग सिलेक्ट हो पाते हैं। प्री तो निकाल लेता है कोई भी पढ़ के, बट मेंस बहुत ही टफ रहता है। यस के आपके 4 पेपर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिलेबस अगर चाहिए तो बताना, मैं डिटेल में वीडियो बना दूंगा सिलेबस पर भी। बट जीएस के 4 पेपर, उसके बाद आपका एक एसे का पेपर होगा, एक एसे का पेपर होगा, इसमें आपको निबंध लिखने के लिए दिया जाएगा 2। उसके बाद आपका ऑप्शनल आ जाता है, ऑप्शनल के भी 2 पेपर होंगे, एक फर्स्ट ऑप्शनल का, एक सेकंड होगा। जैसे मेरा PSIR है तो मेरे 2 पेपर होंगे, पहले में आपका पॉलिटिकल साइंस का थिंकर्स के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन वेस्टर्न, दूसरे में आपका इंटरनेशनल रिलेशन पूछा जाएगा। ऐसे करके ऑप्शनल के 2 हो गए। टोटल कितने पेपर हो गए? 4 पेपर जीएस के हो गए, एक एसे का हो गया 4, 1, 5 और 2 पेपर ऑप्शनल के हो गए 7 हो गए। लेकिन अभी 2 पेपर और होते हैं जो कि हमारे रहते हैं, 2 पेपर होते हैं हमारे लैंग्वेज के, ठीक है। किसमें के? लैंग्वेज के। लैंग्वेज के हमारे 2 पेपर होते हैं, एक आपका इंग्लिश कंपलसरी होता है, एक आपका जो हिंदी का आता है। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि क्या हिंदी ले सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा जो 343 आर्टिकल में जो हमारी 22 लैंग्वेज है इंडियन लैंग्वेज, उसमें से कोई भी आप एक पेपर सेलेक्ट करके एक दे सकते हो। लेकिन इंग्लिश का जो रहता है उसमें वो कंपलसरी रहता है, इंग्लिश कंपलसरी है। और उसके साथ आप एक अदर लैंग्वेज का जो पेपर दोगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो हमारी 22 लैंग्वेज हैं उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज में पेपर दे सकते हो। तो ये आपका अपनी ऑप्शनल लैंग्वेज आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये हो जाता है पूरा का पूरा पेपर पैटर्न का शेड्यूल कि आपका जीएस के 2 पेपर होते हैं, जो क्वालिफाई कर लेता है मेंस के 9 पेपर देता है। 4 जीएस के हो गए, 2 ऑप्शनल, 2 लैंग्वेज, एक आपका ऐसे का हो जाता है। उसके बाद जो क्वालिफाई कर लेता है वो इंटरव्यू देता है, और इंटरव्यू आपका नॉर्मल सा 30, जिसका जितना चल जाए 20 मिनट, 30 मिनट ऐसे करके रहता है, 20-30 मिनट। अब अगर हम मार्क्स की बात कर लेना तो देखो, जीएस का जो पहला पेपर होता है, जीएस फर्स्ट जी और से सीसैट है, जिससे जीएस सेकंड बोलते हो जिसे आप लोग, उसका मार्क्स नहीं मेरिट में बनता जो आईएएस आईपीएस अलॉट होते हैं। उसका मार्क्स जो आईएएस में बनते हैं वो बनते हैं मेंस के मार्क्स से और इंटरव्यूज के मार्क्स से। अब मेंस आपका पता है टोटल मेंस होता है, हमारे जो 9 सब्जेक्ट होते हैं मेंस के, उसमें से आपका लैंग्वेज नहीं जुड़ता, वो सिर्फ क्वालिफाइंग रहता है, और उसमें केवल 7 पेपर का नंबर जुड़ता है, जो कि आपका होता है 1750 मार्क्स का, ठीक है। 1750 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 250 नंबर का, एक पेपर 250 मार्क्स का होता है, उसी में से रहता है। तो आपका मेंस कितने नंबर का हो जाता है? 250 मार्क्स का। और इसके बाद जो इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, इंटरव्यू जो आपका रहता है वो होता है 275 मार्क्स। पूरा ओवरऑल नंबर बनते हैं 2025। और जो इसमें मेरिट बनता है, जिसका हाईएस्ट रहता है उसको आईएएस दे देते हैं, जिसका लोएस्ट आईपीएस, आईआरएस ऐसे करके देते चले आते हैं। अब आईएफएस जो रहता है उनको चूज करना पड़ता है मेंस के टाइम। ये पूरा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो जाता है। लेकिन अब जब हम आते हैं मेन चीज पे कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो उसके लिए देखो, आप 10th में हो, 12th में हो, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं भैया हम 10th में हैं, ठीक है, 10th में हैं, कुछ बोलते हैं हम 12th में हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप 10th में हो, 12th में हो, आप सबसे पहले अपना 10th अच्छे से कंप्लीट करो, एकदम अच्छे से। रीजन रहता है जो आपका यूपीएससी आता है, कुछ ऐसा नहीं कि बाहर का पूछ रहा है, इसी का आता है। तो आप सबसे पहले अपना 10th अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके बाद अगर 12th में हो तो 12th अच्छे से कर लो। लेकिन कुछ लोगों का डाउट रहता है कि अगर 12th में, जैसे कुछ लोग आईआईटी जाना चाहते हैं, तो देखो जिनके पास आईआईटी जाने के लिए सक्षम है वो जाएं, क्योंकि आईआईटी करने के बाद आपका दिमाग अच्छा ही होगा। और कुछ लोग रहते हैं कि 10th के बाद सोचते हैं कि हम क्या लें, हम आर्ट्स ले लें, ह्यूमैनिटीज ले लें, तो ऐसा कभी मत करो, आप साइंस लेके ही पढ़ो। 10th के बाद अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो ना, कुछ लोग बोलते हैं भैया कि ह्यूमैनिटीज पे जाएं या फिर साइंस पे आएं, ठीक है, या फिर कॉमर्स पे जाएं, तो देखो सबसे अच्छा ऑप्शन जो माना जाता है वो साइंस माना जाता है। रीजन है, इसमें आपके पास बहुत सारी डायमेंशन आ जाती हैं जब आप साइंस सेलेक्ट करते हो। तो अगर आप 10th के बाद ज्यादा हो तो साइंस लो। रीजन है, क्या पता यूपीएससी ना हो तब,
तब साइंस रहेगा तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे जॉब लेने के, तो इसलिए आप साइंस लो। 10th में हो तो 10th के बाद आप 10th में हो, 12th में हो, 9th में हो, सबसे पहले वो क्लास अच्छे से पढ़ो। उसके बाद 10th के बाद अगर तुम्हारे घर में इतने सक्षम है कि आप ग्रेजुएशन में सिर्फ ह्यूमैनिटीज ले सकते हो तो ले लो, लेकिन अगर आपका घर का कंडीशन सही नहीं है ना कि आगे पैसे का प्रॉब्लम आएगा तो आप साइंस लो। रीजन क्या रहता है, साइंस ले लोगे तो आप कहीं भी जॉब कर लोगे, बच्चों को पढ़ा लोगे, और साइंस लेने के बाद बच्चों को पढ़ाने के साथ अपनी पढ़ाई जारी रख लिए। अब कोई घर में जिसके पैसा नहीं है वो ह्यूमैनिटीज ले लिया, शुरू से आर्ट्स ले लिया, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री 11 12th में, अब उसके बाद वो कहीं ट्यूशन ही नहीं पढ़ा पाएगा, और पैसे का प्रॉब्लम आ गया तो किसी बच्चे को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पाएगा, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई रुक जाएगी। मुझे यही प्रॉफिट हुआ कि मैंने साइंस लेके पढ़ रखा था और बहुत अच्छे से पढ़ रखा था, तो इसलिए मैं बच्चे पढ़ा लिया, मेरी पढ़ाई आज जारी है। तो अगर 10th के बाद आप मुझसे बोलोगे तो साइंस एक अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि इसके बाद आपके पास मेजर डायमेंशन होती हैं, या कह लो कि बहुत सारे मल्टीपल डायमेंशन होती हैं। तो साइंस से लेके आप 10th 12th पास आउट हो जाओ। उसके बाद आप क्या करो, ग्रेजुएशन में अगर आपको प्रॉपर यूपीएससी देना, आपको लग रहा है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो आप अगर आईआईटी नहीं कर रहे हो, अगर आईआईटी कर रहे हो, नीट कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, कर लो, फिर उसके बाद तैयारी कर लो। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो मेरी मानो तो आप, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बीए तभी करो, ठीक है, बैचलर आप आर्ट तभी करो, और इसमें सब्जेक्ट अगर हो सके तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन रख लो, हिस्ट्री या जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस ऐसे करके, या इकोनॉमिक्स ऐसे करके सब्जेक्ट रख लो, ठीक है। इससे आपका ऑप्शनल के साथ साथ अगर ऑप्शनल इंटरेस्ट देते हो तो अच्छा रहेगा, लेकिन इससे आपका जीएस प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि पूरा जीएस यही आता है। डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो चाहिए बता देना, बना दूंगा, ठीक है। अब बीए कब करना, जब आईआईटी नीट की तरफ ना आप उतने कैपेबल नहीं हो कि आपके घर में उतना पैसा नहीं कि आपके घर वाले आईआईटी की तैयारी करा पाए या वो करवा पाए, तो आप ये कर लेना। मेरे घर वाले भी इतना नहीं सक्षम थे, इसलिए मैं आईआईटी नहीं कर पाया, हालांकि मैं पढ़ने में ठीक था, मेरा हो जाता, बट पैसे की वजह से आना पड़ा मुझे इधर, तो ये रहता है। तो इसके बाद आप बीए कब करोगे, जब आपके घर में आईआईटी नीट नहीं कर रहे हो तो आप ये कर लो, कोई दिक्कत इतना है नहीं। ऐसा अब कुछ लोग बोलते हैं बीएससी करना बुरा है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं। इस बार की जो हमारी शक्ति दुबे टॉपर है मैम, वो बीएससी की हुई थी, हम लोग की सीनियर है, बहुत सीनियर है, तो बीए कर लो। अब बीए में आप सिलेक्ट सब्जेक्ट ऐसे रख लो। अब अगर आप 10th में हो 12th में हो तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, उन चीजों को अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ना है, साथ में आपको डेली का 1-2 घंटा आप सोशल एक्टिविटी पे लगाओ। इट मीन्स अगर आपके आसपास भी कोई चीज हो रही है तो आप उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने की सोचो। आप ऐसा नहीं है कि आप फ्रस्ट्रेटेड बैठे हो, मम्मी कुछ बोल रही है सुन नहीं रहे हो, पापा कुछ बोल रहे हैं सुन नहीं रहे हो, टीचर कुछ बोल रहे हैं सुन नहीं रहे हो, क्योंकि आईएएस आपको जॉब से नहीं बनना, सबसे पहले आप अपने आप से आईएएस बनो, ठीक है। बी अ सिविल सर्वेंट बाय योर थॉट, not by job, and if you will become by your thought, then one day you will also become by job या profession। अगर आप अपनी सोच से बन गए तो बन गए। तो आपको सबसे पहले अगर 10th में और 12th में तो अच्छी चीजें करो, फ्रस्ट्रेटेड मत रहो, और न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। न्यूज़पेपर पढ़ो, मेरी आदत है, मैं मैगजीन बहुत पहले से पढ़ता था, शायद वही मोटिवेट करी है तभी मैं पढ़ाई कंटिन्यू रख पाया हूँ। नहीं, बहुत सारे ऐसी चीजें आती थी कि पढ़ाई छोड़ दूं, पढ़ाई ये करूं, लेकिन दिमाग में इतना बैठ गया था 10th से बाद से ही कि पढ़ाई छोड़ने का कभी मन ही नहीं हुआ। लगा था कि कहीं से रास्ता निकालूंगा, बच्चे पढ़ाऊंगा चाहे जहां से हो, और पढ़ाई जारी रखूंगा। इसलिए तो आप मैगजीन पढ़ो। उसके साथ आप क्या करो, अगर आपका 12th हो गया है, ठीक है, 12th हो गया है, तो आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, ठीक है, ग्रेजुएशन कर रहे हो, साथ में आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू कर दो। एनसीईआरटी कौन सी, अगर ग्रेजुएशन में हो तो आप लोग 6 to 12th की एनसीईआरटी रीड करो, और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट लेना, ऑलमोस्ट सारे, जैसे पोल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स आप 9 to 12th का कर दो, और आर्ट एंड कल्चर की आती है 11th में, जिसे हम सोशल बोलते हैं, सोशल की है, सोसाइटी से रिलेटेड। ऐसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स एंड साथ में जियोग्राफी, इतना पढ़ लो। क्या करना है, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपको एनसीईआरटी लेनी है 6 to 12th और उसकी बेसिक रीडिंग। इससे पहले आप साथ में यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट करवा लो। क्या करवा लो, यूपीएससी का सिलेबस। और ये मैं उनको भी बोलना चाहूंगा
जो 10-12 में है। अगर आपको ज्यादा टाइम मिल जा रहा है कि आपको इधर उधर एक्टिविटी नहीं, फोन ज्यादा नहीं चला रहे हो, आपको प्रॉपर 8 घंटे पढ़ाई करने, 10th की 8 घंटे 6 घंटे पढ़ाई के बाद आपको टाइम मिल रहा है, तो आप क्या करो, यूपीएससी का सिलेबस रख लो और अपने पास उसे रखो। ये 10th के लिए भी, 12th के लिए, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी सिलेबस यूपीएससी का अपने पास रखो, प्रिंट करवा लो, रखो, लिखो उसे, चाहे जो करो, ठीक है, आपको ही करना है। लेकिन 10th वालों के लिए उतना जरूरी नहीं है, अगर आपको टाइम मिले तब करना। ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत जरूरी, जो ग्रेजुएशन, जो 12th पास आउट है, वो लोग क्या करें, यूपीएससी का सिलेबस प्रिंट करवा लो, साथ में आप क्या करो, पीवाईक्यू ले लो। पीवाईक्यू मींस होता है कोई भी एक पब्लिकेशन की पीवाईक्यू। पीवाईक्यू बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लो। पीवाईक्यू 5 ईयर का लेके उसको खाली टाइम पे पढ़ो। एनसीईआरटी 2 घंटा पढ़ लो, उसके बाद आप पीवाईक्यू देखो कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। साथ में सिलेबस देखते रहो कि सिलेबस क्या पूछना चाहता है, साथ में आप देखते रहो कि सिलेबस क्या पूछना चाहता है। इतना कर लो, आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा 2-3 साल में। जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में है, ये रूल उनके लिए था, ठीक है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर पे है, वो 6 to 12th फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, जो ग्रेजुएशन के पहले साल है, और उसका 4 बार 5 बार पढ़ के नोट्स बनाना। एक बार में नोट्स कभी मत बनाना, नहीं निकलेगा, ठीक है। ये अगर आप ग्रेजुएशन के पहले ईयर में हो तो आप ये करो। लेकिन अब कुछ लोग का डाउट रहता है कि भैया हम ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर पे हैं, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर पे हैं, तो क्या करें। फाइनल ईयर वालों के लिए एक चीज बोलना चाहूंगा, आप 6 to 12th एनसीईआरटी कभी मत पढ़ना, बहुत टाइम लगेगा। आप क्या करो, अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हो, हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ो तो सिर्फ 11th and 12th पढ़ो, ठीक है, 11th 12th हिस्ट्री के पढ़ लो। पॉलिटी 11th की पढ़ लो, पॉलिटी 11th 12th पढ़ लो, और साथ में, क्योंकि आप जब इसके बाद लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे ना, लक्ष्मीकांत, ये हो जाता है। अगर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हो तो आपको हिस्ट्री सिर्फ 11th 12th एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी की बात हो रहा है। अगर 11th 12th में हो तो एनसीईआरटी सिर्फ 11th 12th की पढ़ो, और मत पढ़ना, नहीं बहुत टाइम जाएगा। जियोग्राफी में भी सेम चीज फॉलो कर लो, जियोग्राफी, उसके बाद आप बेसिक स्टैंडर्ड बुक ले लो और वो पढ़ो, इतने में आपका काम हो जाएगा, और पीवाईक्यू सिलेबस के साथ। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है वो पड़ता है सिलेबस। आपका सबसे ज्यादा सिलेबस आपको हर दिन देखना है, क्योंकि सिलेबस भैया अच्छों को नहीं पता होता। कभी कभी तो मुझे भी लगता है 3 दिन सिलेबस ना देखो तो लगता है क्या ही डब्बा गोल हो गया। सिलेबस और प्लस पीवाईक्यू, ये एक पिलर माना जाता है यूपीएससी का। सब कोई टॉपर को देखोगे, सब कोई यही बोलता है, मैं भी उन्हीं से सीखा हूं। सिलेबस प्लस पीवाईक्यू आपको हमेशा देखना है, और इतना कर लो, आपका आसानी से सब कुछ बेहतर होने लगेगा। करना क्या है, अगर आप 9th 10th 11th 12th में, तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक 9th 10th 11th 12th अच्छा करना है। ग्रेजुएशन में हो तो आपको अपने ग्रेजुएशन में, अगर रेगुलर कर रहे हो तो ठीक है, डिस्टेंस से कर रहे हो तो एनसीईआरटी ले लो, पीवाईक्यू ले लो, और साथ में सिलेबस को रख लो, अपनी टेबल में सिलेबस को रखो और उसको देखो, उसके बाद पीवाईक्यू देखो, फिर एनसीईआरटी की रीडिंग करना शुरू करो। 4 से 5 बार पढ़ो, फिर 6वें 7वें बार नोट्स बनाओ। उस नोट्स को जब देखो कि हाँ क्वेश्चन उसमें बन रहा है, पता लगा क्वेश्चन पूछ रहा है इनर प्लैनेट का, और तुम नोट्स बना रहे हो, पूरा का पूरा इनर प्लैनेट को लिख ही नहीं रहे हो, उनको डिस्क्राइब कर रहे हो, ऐसा नहीं बनाना। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना है, कि जो आपका क्वेश्चन आ रहा है ना, वो आपकी नोट्स से ही आ रहा है, मिल रहा है, नहीं आ रहा। उसके बाद आप 4-5 बार एनसीईआरटी पढ़ो, फिर नोट्स बनाओ। और ये 11th 12th की एनसीईआरटी वो पढ़ेंगे जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, उनको 6 to 12th एनसीईआरटी मत फॉलो करना, टाइम बहुत लॉस होगा। जो लोग फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन सेकंड ईयर में, जिनके पास टाइम बहुत है, वो 6 से लेकर के 12th तक एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। लेकिन जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है, वो सिर्फ 11th 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके बाद जब एनसीईआरटी खत्म हो जाए, जब आपको लगे हाँ एनसीईआरटी हमारी हो गई, तब आप लोग कुछ स्टैंडर्ड बुक हैं, स्टैंडर्ड बुक, जैसे पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत सभी लोग बोलते हैं, भैया मैं भी वही बोलूंगा, ठीक है। अब ब्रजेश मिश्रा है, कुछ लोग कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, उसके बाद जियोग्राफी के लिए बहुत सारी बुक हैं। देखो जियोग्राफी तो ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से कवर हो जाएगी, मैं सच बता रहा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी प्लस कुछ लोग महेश वर्डवाल फॉलो कर लेते हैं, महेश वर्डवाल, कुछ लोग जीसी लियोंग कर लेते हैं,
ठीक है, कुछ लोग जीसी लियम और कुछ लोग माजिद हुसैन भी कर लेते हैं। आपको जो सही लगे आप कर सकते हो, कोई 3 बुक से में से ये कर सकते हो, ठीक है। ये हो जाता है जियोग्राफी के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए आप बेसिकली नोट्स किसी का फॉलो कर लो, और इकोनॉमिक्स के लिए तो मैं बोलूंगा करंट ही सबसे सही है। इकोनॉमिक्स में तो करंट ही इतना आता है, ज्यादा कुछ पूछना नहीं, बट इस बार के प्री में क्वेश्चन पूछे थे तो उतने के लिए आपका एनसीईआरटी कवर करा देगी। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो कोई भी एक किसी की क्लास नोट्स लेकर के इकोनॉमिक्स को उतना वेटेज रहता नहीं, फॉलो कर लो। ये हो गया, ये पॉलिटी हो गया, ये जियोग्राफी हो गया, ये हो गया इकोनॉमिक्स। साथ में अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए आप क्या करो, हिस्ट्री थोड़ा सा वेटेज इसका ज्यादा है, हिस्ट्री पॉलिटी का। तो हिस्ट्री के लिए देखो, सबसे पहले एनसीईआरटी 11 12, उसके बाद आपका इसमें ऐड करो सतीश चंद्रा जो कि आपका मेडाइवल कवर कराते हैं, सतीश चंद्रा प्लस बिपिन चंद्रा जो कि 11 12 की है, बिपिन चंद्रा, उसके साथ एक स्पेक्ट्रम आती है, स्पेक्ट्रम, एंड साथ में ये आपका आ जाता है ये हमारा स्टार्टिंग होता है इसका कि कैसे हमारे यहाँ पे कॉलोनीज बनाए थे वो लोग, और इसको इसमें आपका मॉडर्न पीरियड नहीं पढ़ना रहता है, ठीक है। इसको 18 15 7 तक इसमें से पढ़ लो स्पेक्ट्रम से, उसके बाद का इसमें कवर कर लो बिपिन चंद्रा में, एंड साथ में आप क्या करो, एंड एनसीईआरटी एंशिएंट हिस्ट्री के लिए राम शरण शर्मा की बुक पढ़ लो। राम शरण शर्मा एनसीईआरटी ही है, पहले चलती थी, ठीक है, ओल्ड एनसीईआरटी। राम शरण शर्मा की एंशिएंट के लिए, एंशिएंट, ये आपकी सतीश चंद्र आ जाती है मेडाइवल के लिए, ठीक है, मेडाइवल के लिए, और बिपिन चंद्र आपकी आ जाती है मॉडर्न के लिए, और स्पेक्ट्रम जो आ जाती है वो 1600 से बैटल ऑफ प्लासी बोल सकते हो कि बैटल ऑफ प्लासी से हमारा 1815 से 1 तक की जो हिस्ट्री थी वो इसमें बहुत अच्छे से दिया गया, तो ये पढ़ सकते हो। ये हिस्ट्री के लिए हो जाता है बस, और इसमें कुछ नहीं करने का जरूरत है। सिर्फ इतना जब आप कर लोगे ना तब आप खुद इतने कैपेबल हो जाओगे कि आपको किसी की नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ा ज्ञानी मैं भी नहीं हूं भाई, सीधी बात बता रहा, यहाँ पे टॉपर भी बोलेगा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूं। आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपको डेली सिलेबस देखना है, पीवाईक्यू देखने हैं, उसके बाद एनसीईआरटी पढ़नी है, और फिर पीवाईक्यू को लगाने हैं, सॉल्व करने हैं। इसके बाद आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इतना समझ जाओगे कि हाँ अब मुझे किसी कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दे पाऊं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अगर आप 9th में हो, 10th में हो, 12th में हो, तो आपको पहले अपना 9th 12th अच्छा करना है। देन अगर आप 12th पास आउट हो और ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो ग्रेजुएशन में आप ये जब अगर आईआईटी नीट कर रहे हो तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा है प्रॉपर यूपीएससी में जाना है, तो देखो सबका अपना रास्ता है। लेकिन बीए करना चाहते हो तो बीए से थोड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा यूपीएससी के लिए, लेकिन तभी करना जब फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी ठीक हो, क्योंकि उसके बाद आपको कहीं ट्यूशन नहीं पढ़ाने को मिलेगा। तो बीए वो करना जिनको फाइनेंशियली ठीक है, और उसमें सब्जेक्ट आप ले सकते हो हिस्ट्री, जियोग्राफी, जो आपको आपके अकॉर्डिंग सही रहे, ठीक है। आप उसमें जो सब्जेक्ट लेना चाहो अच्छे से ले करके अच्छे से उसमें पढ़ सकते हो बीए में 3 सब्जेक्ट। देन उसके बाद अगर बीए फर्स्ट ईयर में हो तो आप 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी पढ़ो। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो सिर्फ 11 12th की एनसीईआरटी पढ़ो। साथ में सिलेबस सबके लिए कंपलसरी कि सिलेबस का प्रिंट आउट, अगर 10th का बच्चा भी है ना तो सिलेबस का प्रिंट आउट वो भी रखे, और एमसीक्यूज का रखे, एमसीक्यूज बोले तो पीवाईक्यू, और उसके साथ उन पेपर को देखे सॉल्व करे। इतना बताना था। इसके बाद आप लोग खुद इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सारी चीजें देखने लगोगे और समझने लगोगे। ये था वीडियो। और इसके बाद आप डेली न्यूज़पेपर 1 घंटा पढ़ना शुरू करो। आप 10th में हो, 12th में हो, या फिर ग्रेजुएशन में, ये सब के लिए है। आप 10th में हो, 12th में हो, आईएएस बनना चाहते हो, 9th के कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो। ये आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा से स्ट्रांग करेगी अंदर से, और आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है या जो लिखने का तरीका है, आपके पास वर्ड लिमिट बहुत हो जाएगी। उसमें जो आपके आर्टिकल आते हैं वो पढ़ो। ये था वीडियो बनाने का पूरा मकसद। आप लोग अक्सर कमेंट करते थे कि भैया कैसे स्टार्ट करें, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले पीवाईक्यू और सिलेबस और एनसीईआरटी से स्टार्ट करो। बाकी और कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। और अगर सिलेबस पे फुल वीडियो चाहिए कि डिटेल सिलेबस पे कि जीएस फर्स्ट में क्या आता है, सेकंड में क्या आता है, तो आप कमेंट कर देना, मैं उसमें वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।